Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 17th September 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download August 2021 magazine from our website spmisacademy.com. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about India's falling democracy. And this topic is important from our syllabus paper 1 essay point of view. It is also important from our syllabus paper 3 Indian polity point of view. तो सबसे पहले इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, ये आर्टिकल आया क्यों है. देखिए, आई टोल्ड यू येस्टरडे ऑल्सो दैट 15 सितंबर इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड एज इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे. और इसी ओकेजन पे स्वीडन की वीडेम इंस्टीट्यूट ने रिलीज़ किया इसका द फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट. और इस रिपोर्ट में द फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट में इस वीडेम इंस्टीट्यूट ने कहा कि इंडिया के अंदर ओवरऑल डेमोक्रेसी डिग्रेड हो रही है एंड दैट इज़ वाई इट हैज़ डाउनग्रेडेड इंडिया फ्रॉम फ्री टू पार्टली फ्री स्टेटस. तो फ्री से पार्टली फ्री स्टेटस का मतलब है कि यहाँ के जो लोग हैं, हम सब लोग सिटीजन, हमारे पास वो पूरी आज़ादी नहीं है जो एक ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री में होनी चाहिए. वी आर ओनली और पार्टली फ्री. इसके पहले भी इस तरह के रिपोर्ट्स आ चुके हैं स्वीडन के वीडेम इंस्टीट्यूट द्वारा. ये जो स्वीडन की वीडेम इंस्टीट्यूट है ये डेमोक्रेसी को लेकर के कई सारे रिपोर्ट पब्लिश करती है. पहले भी इसने किस तरह की रिपोर्ट पब्लिश की थी जहाँ पे उसने कहा था कि इंडिया इज़ नॉट अ ट्रू डेमोक्रेसी, इट इज़ इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी. मतलब खाली नाम का इलेक्शन होता है, इलेक्टोरल इलेक्शन होता है, लेकिन ऑटोक्रेसी है हम यहाँ पे हमारे देश में. ऑटोक्रेसी इज़ अनदर वर्ड फॉर डिक्टेटरशिप. तो इसका कहना था, ये जो रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश किया था जहाँ पे उन्होंने कहा था कि इन इंडिया वी हैव इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, उनका एक ये कहना था कि इंडिया के अंदर आम आदमी कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं घुस सकता बिकॉज पॉलिटिक्स रिक्वायर्स मनी पावर, मसल पावर. और इसी कारण से इलेक्शंस तो होते हैं बट ओनली फ्यू पीपल फ्रॉम सेलेक्टेड फैमिलीज और फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड ओनली गेट इनटू पॉलिटिक्स एंड सीज पावर एंड दैट वे इट इज़ अ काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप वेयर सिटीजन्स डू नॉट एंजॉय पॉलिटिकल पावर्स और पॉलिटिकल राइट्स इन ट्रू सेंस. तो अगर ऑटोक्रेसी या और डेमोक्रेसी के बीच का रियल अंतर एक लाइन में अगर हम समझने की कोशिश करें तो डेमोक्रेसी इज़ वेयर पीपल एंजॉय द पावर, पीपल हैव पावर टू ओपनली क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट. जबकि ऑटोक्रेसी में द सिटीजन्स आर फॉरबिडन फ्रॉम क्रिटिसाइजिंग और द गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ द थ्रेट ऑफ फोर्स. तो कहीं ना कहीं ये जो दोनों रिपोर्ट है वीडेम इंस्टीट्यूट की, एक तरफ वो कहता है कि हम फ्री नहीं है पूरी तरह से, वी आर जस्ट पार्टली फ्री, और दूसरी तरफ वो कहता है इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी. दोनों के दोनों रिपोर्ट यही सजेस्ट कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो सिटीजन्स हैं उनके पॉलिटिकल राइट्स बहुत हद तक कर्टेल्ड हैं. हमारे पास सिर्फ थ्योरेटिकल सेंस में अधिकार है कि हम इलेक्शन लड़ सकते हैं, हम भी प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट बन सकते हैं, हम भी अपने एरिया के एमएलए एमपी बन सकते हैं, लेकिन इन रियल सेंस दीज पावर्स आर कर्टेल्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट. इसी तरीके का एक आर्टिकल या रिपोर्ट पब्लिश किया था द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने भी, जिसमें इसने इंडिया को एक फ्लॉड डेमोक्रेसी बताया था. कहा था कि डेमोक्रेसी है तो यहाँ पे इलेक्शंस होते तो हैं इन अ पीरियोडिक मैनर, लेकिन वो पूरी तरह से सब्सटेंसिव नहीं है, ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी नहीं है, इट्स अ फ्लॉड डेमोक्रेसी. यहाँ पे लोग पैसे की ताकत से, मनी पावर से इलेक्शन जीत जाते हैं एंड दैट इज़ वाई इट हैड डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ फ्लॉड डेमोक्रेसी. एंड इंडिया को उसने 53rd रैंकिंग दी थी इन डेमोक्रेसी इंडेक्स. तो वैसे तो हम अपने आप को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी क्लेम करते हैं, बट हमें इस इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने कहा कि हम एक फ्लॉड डेमोक्रेसी एंड इट गेव अस 53rd रैंक अक्रॉस द वर्ल्ड. तो ज़रा समझते हैं कि क्या कारण है, व्हाट आर द रीजन्स बिहाइंड इंडियाज़ डाउनग्रेडिंग. हाल फिलहाल में ऐसा क्या हुआ है पिछले 2-3 सालों में कि इंडिया की रैंकिंग बार बार ख़राब की जा रही है. तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का ऐसा क्लेम करना है कि भारत सरकार ऐसे कुछ फैसले ले रही है जो लोग जिसको नहीं चाहते हैं, उसके बावजूद भी उन फैसलों को लोगों पे इम्पोज किया जा रहा है. सो मेन पॉइंट इज़ कि डेमोक्रेसी में पीपल्स ओपिनियन इज़ सुप्रीम because democracy means rule of the people. But in current scenario, according to these global institutions, the government of India is imposing its opinion upon the people. For example, they cite example of a de-operationalization of Article 370. कि आर्टिकल 370 को डी ऑपरेशनलाइज करने से पहले जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को कंसल्ट नहीं किया गया. उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में बहुत दिनों तक शटडाउन रहा, इंटरनेट शटडाउन, ओवरऑल कर्फ्यू रहा.
दैट वाज, कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स को हाउस अरेस्ट में रखा गया, दैट वाज आल्सो अगेंस्ट आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब लाया गया तो जिन स्टेट्स के ऊपर सीधा सीधा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था, जैसे कि आसाम, वहाँ के लोगों को कंसल्ट नहीं किया गया। ऐसा इस जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह के आर्टिकल पब्लिश करते हैं, इंडेक्स पब्लिश करते हैं, जैसे कि द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट या वीडियम इंस्टीट्यूट, उनका ये क्लेम करना है कि भारत सरकार अपने हिसाब से पॉलिसीज़ लेकर के आ रही है विदाउट कंसल्टिंग द पीपल देमसेल्फ एंड इट इज़ इम्पोजिंग इट्स आइडियाज़ ओवर द पीपल, जबकि इन रियल डेमोक्रेसी अदरवाइज शुड हैपन, द पीपल्स ओपिनियन शुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। So that is not happening and that is why India's ranking has been downgraded. उसके अलावा हमारे देश में प्रेस फ्रीडम इज़ बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड, ऐसा माना जाता है। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, एक इंटरनेशनल एनजीओ है जो प्रेस फ्रीडम पूरे दुनिया भर में कहाँ कितनी है उसका मेजरमेंट करता है। उसमें हमारी रैंकिंग काफ़ी ख़राब है। इंडियाज़ रैंकिंग इज़ 167th आउट ऑफ 183 कंट्रीज़। उसके अलावा पिछले कुछ सालों में सेडिशन के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, सेडिशन चार्जेस सरकार द्वारा लगाए गए बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर डाटा देखा जाए तो 2016 से 2019 में देयर हैज़ बिन 165% इंक्रीज इन सेडिशन केसेस, और माना जा रहा है कि ये जो सेडिशन के केसेस हैं इट हैज़ बिन मेनली यूज्ड एज ए टूल टू सप्रेस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जो लोग भी कुछ कहना चाहते हैं, सरकार को क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं, उनके खिलाफ सेडिशन के चार्जेस लगा दिए जाते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा अखिल गोगोई के ऊपर भी सेडिशन चार्जेस थे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सही कह रहे हैं और हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी सच में फ्लॉड हो गई है, लेकिन उनके ये सब आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो वो आर्ग्यूमेंट्स हमें समझने हैं जिनको वो क्लेम करके इंडिया की डेमोक्रेसी रैंकिंग या डाटा वो ख़राब कर रहे हैं। उनका मानना है कि देयर इज़ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड देयर हैज़ बिन डाटा मैनिपुलेशन। उनका मानना है कि इकोनॉमी के डाटा को लेकर के या अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा को लेकर के या इवन कोविड केसेस में डेथ को लेकर के जो डाटा है उसको सरकार ने छुपाया है, मैनिपुलेट किया है। तो देयर इज़ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड दैट इज़ वाई द rankings and overall indexes of the government of India regarding democracy has been downgraded. स्नूपिंग के चार्जेस भी लगे हैं हाल फिलहाल में। आपको पता है कि पिगेसस, एक टूल इजरायली फर्म पिगेसस, एलिगेशन लगा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ यूज दिस Pegasus tool against opposition leaders and media personalities in order to they have infringed their right to privacy and in order to gather private information from these personalities. तो कहीं ना कहीं ये भी एंटी डेमोक्रेटिक स्टैंड है। अब ये सब एलिगेशंस हैं, नथिंग हैज़ बीन सब्सटेंशिएटेड और प्रूव्ड सो फार। अब जरा देखते हैं भारत सरकार का क्या रिस्पॉन्स रहा है इन जनरल। अलग अलग केसेस में अटर्नी जनरल ने जवाब दिया है या पार्लियामेंट के अंदर हमारे मिनिस्टर्स ने जवाब दिया है। तो मेनली दो आर्ग्यूमेंट्स हैं इन सारे जो क्रिटिसिज्म है भारत सरकार के ऊपर कि हम डेमोक्रेसी को हैम्पर कर रहे हैं, उसके खिलाफ मेनली दो आर्ग्यूमेंट्स है। पहला कि हमारे देश में कुछ सबवर्सिव ग्रुप्स हैं, सबवर्सिव ग्रुप्स जो देश को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं, जिसको कई दफ़ा मीडिया वगैरह टुकड़े टुकड़े गैंग भी कहते हैं। तो इन सबवर्सिव ग्रुप्स को अगर फ्रीली छोड़ दिया जाए तो वो यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए खतरा है। इन सबवर्सिव ग्रुप्स को कुछ ना हद तक रोकना ही होगा, अदरवाइज इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी दे विल मिसयूज द पॉलिटिकल राइट्स गिवन टू एन एवरेज सिटीजन एंड दे विल थ्रेटन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी तो अनलिमिटेड नहीं है ना, इट इज़ रेगुलेटेड बाई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, आर्टिकल 19(2). आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे कुछ भी तो नारे नहीं लगा सकते ना। जैसे कुछ देखने को आया, लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, सो दैट कैन नॉट बी अलाउड इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी। तो पहला आर्गुमेंट ये है कि टुकड़े टुकड़े गैंग को रोकने के लिए। दूसरा ये है कि कई सारे जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल मीडिया है, ये इंडिया का इमेज ख़राब करना चाहती हैं, क्योंकि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी काफ़ी प्रोएक्टिव हो गई है पिछले 4-5 सालों में, और इंडिया कुछ लेजिटिमेट डिमांड रख रहा है इन फ्रंट ऑफ ग्लोबल कंट्रीज़, ग्लोबल पावरफुल कंट्रीज़। जैसे लेजिटिमेट डिमांड, जैसे कि हमें यूएनएससी में परमानेंट सीट चाहिए। इस तरह के डिमांड जब हम रख रहे हैं, हम आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के रीस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़्यादा डेमोक्रेटिक प्रोसेस की,
उसके पहले वहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज़ डोमिनेट करते थे। तो कहीं ना कहीं इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक लीडर बन के इमर्ज हो रहा है, और इंडिया के इमेज को डिस्क्रेडिट करने के लिए, इंडिया को ओवरऑल बैकफुट पे लाने के लिए ये कंट्रीज़ क्लेम करते हैं कि इंडिया डेमोक्रेसी है ही नहीं। क्योंकि ये ज़्यादातर जो रिपोर्ट्स हैं ये आते हैं फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हु बिलोंग टू दीज डेवलप्ड कंट्रीज़ ऑफ वेस्टर्न यूरोप एंड यूएस। तो कहीं ना कहीं इंडिया का ऐसा मानना है कि ये रिपोर्ट्स पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं है और इनके पीछे कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है इंडिया की प्रोएक्टिवनेस को देख करके उसको पीछे करने के लिए, बैकफुट पे लाने के लिए ये सारे रिपोर्ट्स लगातार लाए जा रहे हैं। और इसी कारण से नीति आयोग ने फैसला लिया है कि वो खुद का एक डैशबोर्ड डेवलप करेंगे, जहाँ पे दुनिया के सारे जो ग्लोबल इंडेसेस हैं उनको एक जगह रखा जाएगा और उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा कि इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा है। तो एक डैशबोर्ड बनाएगी नीति आयोग जिसमें अलग अलग तरह की रैंकिंग, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क, ये सब कुछ एक डैशबोर्ड पे दिखेगा। तब जाकर के क्लैरिटी आ पाएगी कि एग्जैक्टली इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारा अच्छा हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा और डेमोक्रेसी रैंकिंग ख़राब हो जाए। अगर हमने लोगों के लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाया है, ओवरऑल बिजनेस इकोसिस्टम इम्प्रूव किया है, तो डेमोक्रेसी के डायरेक्शन में ही ये काम है। तो कहीं ना कहीं सारे इंडेक्स को एक साथ रख करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये जो एजेंसी है नीति आयोग, इट विल ट्राई टू मॉनिटर ऑल पैरामीटर्स इन वन प्लेस। इससे फ़ायदे दो होंगे। पहला तो भारत सरकार को सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए एक मॉनिटरेबल टारगेट्स दिखेंगे कि हम इन एरियाज़ में पीछे हो रहे हैं, उसके बेसिस पे वी कैन ब्रिंग रिफॉर्म्स इन पॉलिसीज़। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि इट विल रिप्रेजेंट एन एक्यूरेट इमेज ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड, कि कुछ कुछ इंडेक्स जो वेस्टेड इंटरेस्ट से काम कर रहे हैं, ओपेक हैं, उनके बारे में हमें पता चल पाएगा कि ये इंडेक्स जो हैं वो इंडिया को अनड्यूली गलत, पुअर लाइट में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स और मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने दोनों दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is taken from international segment. It is about a UK-US agreement, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. सबसे पहले करंट न्यूज़ समझते हैं। तो देखिए, यूएस ने एक 3 देशों की अग्रीमेंट, 3 देशों की ट्राइलेटरल सिक्योरिटी अग्रीमेंट साइन कराई है। द 3 कंट्रीज इन्वॉल्व इन दिस अग्रीमेंट आर ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस। इसीलिए इस अग्रीमेंट का नाम है AUK-US अग्रीमेंट, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस अग्रीमेंट। और इस अग्रीमेंट में मेन फोकस रहेगा कि ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन दिया जाए। तो आने वाले 18 महीने में, इन कमिंग 18 मंथ्स, ऑस्ट्रेलिया विल बी इक्विप्ड विथ अ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के बहुत सारे एडवांटेज होते हैं ओवर कन्वेंशनल सबमरीन। सबमरीन तो आई होप आप समझते हैं, पनडुब्बी जो पानी के नीचे चलता है। सबमरीन जनरली डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होते हैं या तो फिर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होते हैं। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स आर मच क्वाइटर and they are more capable than conventional counterparts. They can stay for longer periods in the submarine region and they need less time on surface. तो वो आराम से पानी के नीचे बहुत वक्त तक रह सकते हैं इन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। So that is why they have much more advantage over conventional submarines that run on diesel electric. तो इससे फ़ायदा क्या होगा? क्वाइट है तो होगा क्या कि जो एनिमी है उसको जल्दी से डिटेक्ट नहीं कर पाता है। अब क्यों ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन दिया जा रहा है, ये भी ज़रा समझिए। ताकि ऑस्ट्रेलिया न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को डिप्लॉय कर सके इन द इंडो पैसिफिक रीजन और कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर प्रेशर बना सके। तो ये पूरा का पूरा जो नया सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया गया है, AUK-US एग्रीमेंट, इसका मेन टारगेट चाइना ही है। वैसे अगर देखा जाए तो यूएस ने साफ साफ कहा कि नहीं नहीं, हम चाइना को टारगेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको तो पता है कि ये इंटरनेशनल नॉर्म होता है। आप कभी थोड़ी ही कहते हैं कि हम अपने दुश्मन को टारगेट करने के लिए बंदूक खरीद के लाएं। आप तो यही कहते हैं कि हम तो अपने डिफेंस के लिए लाए हैं। वैसे ही यूएस भी कह रहा है कि नो, दिस इज़ नॉट टारगेटिंग चाइना। बट अगर रियल सेंस में देखा जाए तो ये जो पूरा का पूरा अलायंस है, दिस हैज़ बीन डन इन ऑर्डर टू काउंटर चाइनाज एग्रेसिवनेस और असर्टिवनेस इन साउथ चाइना सी। इस तरह के कई सारे पुराने स्टेप्स भी लिए जा चुके हैं चाइना के एग्रेशन को काउंटर करने के लिए इन साउथ चाइना सी, स्पेशली इन द इंडो पैसिफिक रीजन के साउथ चाइना सी पे। तो जरा समझिए, ये जो पूरा का पूरा अग्रीमेंट है AUK-US एग्रीमेंट, दैट इज़ फोकसिंग ऑन इंडो पैसिफिक रीजन। तो इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में ज़रा समझ लेते हैं। पहले इसका डेफिनेशन देखिए। इट इज़ ए रीजन स्पैनिंग फ्रॉम ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका
इंडो पैसिफिक रीजन, ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू द पैसिफिक आइलैंड स्टेट्स। तो ये पूरा का पूरा रीजन जो इंडो पैसिफिक रीजन है, और ये इंडो पैसिफिक रीजन बहुत इम्पॉर्टेंट जोन है पूरे दुनिया भर के लिए। अगर बात की जाए तो यूएस का ये ट्रेडिशनली जोन ऑफ इन्फ्लुएंस रहा है, क्योंकि आप देखो ये सारे जो कंट्रीज़ हैं, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ खासकर, इसमें वियतनाम को छोड़ करके बाकी सारे कंट्री जो थे वो प्रो यूएस रहे थे सिंस कोल्ड वॉर टाइम। उसके अलावा पूरे दुनिया का 55% ट्रेड जो है वो इस रीजन से गुजरता है, यू में से साउथ चाइना सी रीजन से गुजरता है। तो और उस ट्रेड का ज़्यादातर हिस्सा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान को बिलोंग करता है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये जो रीजन है इंडो पैसिफिक रीजन तो वैसे काफ़ी बड़ा है, लेकिन इनको जोड़ने वाला जो ये बफर जोन है जो साउथ चाइना सी से गुजरता है, ये है साउथ चाइना सी, इनको जोड़ने वाला जो बफर जोन है दैट इज़ द की पॉइंट, की चोकिंग पॉइंट। तो जो कंट्री साउथ चाइना सी पे कंट्रोल रखेगा वही कंट्री का पूरे इंडो पैसिफिक रीजन पे डोमिनेंस होगा। और साउथ चाइना सी से पूरे दुनिया का लगभग 55% ट्रेड फ्लो करता है, जिसमें से ज़्यादातर ट्रेड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान को बिलोंग करता है। तो अगर इस साउथ चाइना सी पे चाइना का कंट्रोल हो जाता है, डोमिनेंस हो जाता है, तो इंडिया के लिए, जापान के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए इकोनॉमिक थ्रेट बन सकता है। कभी भी चाइना इस ट्रेड को ब्लॉक कर देगा। अगर हमारा चाइना के साथ कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ, चाइना यहाँ पे हमारा ट्रेड फ्लो रोक देगा और हम लोग इकोनॉमिक स्ट्रेस में आ जाएंगे। यही सेम स्टोरी गोज़ फॉर ऑस्ट्रेलिया, सेम इज़ फॉर जापान। उसके अलावा ये जो पूरा का पूरा जोन है ये यूएस का बैकयार्ड रहा है, ट्रेडिशनली जोन ऑफ इन्फ्लुएंस रहा है सिंस कोल्ड वॉर टाइम। और अब दिक्कत क्या है कि सिंस बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी चाइना का अग्रेसिव राइज हुआ है। चाइना अकेला ऐसा कंट्री निकल के आया है हु कैन चैलेंज द डोमिनेंस और हेजेमनी ऑफ यूएस अक्रॉस द वर्ल्ड। और चाइना अपनी डोमिनेंस इसी रीजन में दिखाना शुरू किया, चाइना ने साउथ चाइना सी रीजन में दिखाना शुरू किया है। और जो ये एरिया यूएस का होम ग्राउंड रहा, पैसे कह लो, जोन ऑफ इन्फ्लुएंस रहा है, अब वहाँ पे चाइना अपना डोमिनेंस दिखा रहा है। चाइना ने अपने डोमिनेंस दिखाने के लिए कई सारे स्टेप्स लिए हैं, जैसे एक 9 डैश लाइन डिक्लेयर कर दिया। पूरा का पूरा मैप जो है साउथ चाइना सी के, उसके अलॉन्ग उसने 9 डैश इस तरह के लगा दिए और कहा कि ये पूरा का पूरा एरिया जो है हमें बिलोंग करता है। वहाँ पे उसने कई सारे मिसाइल्स लगा दिए। यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे आइलैंड्स भी हैं, वहाँ पे उसने मिसाइल्स लगा दिए। नीचे यहाँ पे सबमरीन्स उसकी फ्लोट करते रहती हैं। तो ये जो पूरा का पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है, इसका नर्व पॉइंट है ये साउथ चाइना सी। और साउथ चाइना सी पे 9 डैश लाइन लगा करके, यहाँ पे मिसाइल्स लगा करके चाइना इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जो बाकी सारे कंट्री जैसे कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस के लिए खतरा है। यूएस के लिए तो समझो वो ईगो वाली बात है कि ये हमारा जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है, यहाँ पे चाइना कैसे इतना प्रोएक्टिव हो रहा है। इंडिया, यूएस और जापान के लिए तो उनकी नीड है कि अगर चाइना बहुत प्रोएक्टिव हो गया तो चाइना हमारे इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकता है। इट कैन थ्रेटन टाइम एंड अगेन कि हम तुम्हारे ट्रेड को ब्लॉक कर देंगे। तो इसी कारण से ये साउथ चाइना सी में एक्सेसिव अग्रेशन के कारण ही ये सारे कंट्रीज इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। और हाल फिलहाल में कई सारे एग्रीमेंट साइन हुए हैं जो वैसे तो डायरेक्टली चाइना को नहीं क्लेम करते हैं, डायरेक्टली चाइना को टारगेट नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि हम इंडो पैसिफिक रीजन में रूल बेस्ड ऑर्डर चाहते हैं, इंटरनेशनल नॉर्म्स चाहते हैं। तो रूल बेस्ड ऑर्डर का क्या मतलब हुआ कि भाई हर आदमी कानून माने, तो चाइना वहाँ पे कानून को तोड़ रहा है, तो इनडायरेक्टली चाइना को ही टारगेट किया जा रहा है। सो इस तरह के कई सारे स्टेप्स लिए गए पिछले एक डिकेड में, जहाँ पे चाइना को टारगेट करते हुए इंडो पैसिफिक रीजन में पॉलिसीज़ लाई गई हैं, कोऑपरेशंस लाई गई हैं। देखो चाइना वैसे 21st सेंचुरी के बिगिनिंग से ही अग्रेशन दिखा रहा है साउथ चाइना सी में, लेकिन जब से शी जिनपिंग आए हैं चाइना के लीडरशिप में, तब से उसका अग्रेशन मैनी फोल्ड टाइम्स बढ़ गया है, जिसको हम लोग कहते हैं वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। बहुत अग्रेसिव हो गया वो साउथ चाइना सी में, और इस कारण से कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। फॉर एग्जांपल जापान की एक पॉलिसी लेकर के आया, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन, जिसमें जापान कहता है कि देयर शुड बी रूल बेस्ड ऑर्डर इन साउथ चाइना सी। यूएस की पॉलिसी है पाइवोट टू एशिया, वेयर यूएस इज फोकसिंग मोर ऑन द इंडो पैसिफिक रीजन। इंडिया ने अपनी पॉलिसी को अपग्रेड कर दिया, लुक ईस्ट से अपग्रेड करके एक्ट ईस्ट कर दिया। लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट में मेन अंतर यही है कि एक्ट ईस्ट इज मोर प्रोएक्टिव, इट विल फोकस ऑन स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन एज वेल, सिक्योरिटी कोऑपरेशन एज वेल, जबकि लुक ईस्ट पॉलिसी जो है दैट वाज फोकसिंग मेनली ऑन इकोनॉमी। तो कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, चाइना को काउंटर करने के लिए हमने ये लुक ईस्ट को अपग्रेड किया है एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस की क्वाड ग्रुप,
इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस की मालाबार एक्सरसाइज, उसी लाइन में आप देख सकते हैं ये रिसेंट एग्रीमेंट को, यूके यूएस एग्रीमेंट को. इट कुड बी सीन इन द सेम लाइन वेयर दीज डेवलपमेंट्स हैव बीन डन इन ऑर्डर टू काउंटर अग्रेशन ऑफ चाइना. वैसे किसी भी एग्रीमेंट में, किसी भी पेपर में ये नहीं कहा जाता कि हम चाइना को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन सबका थीम वही है. देखिए इंटरनेशनल नॉर्म्स ऐसे ही होते हैं, आप कभी नहीं कहते कि हम किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट कर रहे हैं, बट एवरीवन नोज कि व्हाट इज द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज पर्टिकुलर डेवलपमेंट्स, एंड द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज पर्टिकुलर एग्रीमेंट्स और डेवलपमेंट्स इज टू काउंटर अग्रेसिव राइज ऑफ चाइना इन साउथ चाइना सी. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is taken from economy segment. It is about reforms in telecom sector and this topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. सबसे पहले देखते हैं क्या है करंट न्यूज़. तो देखिए टेलीकॉम सेक्टर बहुत सारे लॉस में चल रही है, यू ऑल नो दिस. तो टेलीकॉम सेक्टर को रिवाइव करने के लिए हमारी यूनियन कैबिनेट ने कई सारे फैसले लिए हैं. तो एक एक करके उन फैसलों को देखते हैं. सबसे पहले तो टेलीकॉम सेक्टर में एफडीआई को इंक्रीज़ कर दिया है टिल 100% अंडर ऑटोमेटिक रूट. अर्लियर इट वाज 49% अंडर ऑटोमेटिक रूट. ऑटोमेटिक रूट का मतलब ये है कि अब किसी फॉरेन कंपनी को टेलीकॉम सेक्टर में 100% तक इन्वेस्ट करने के लिए भी सरकार से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा सीधा इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो 100% एफडीआई इन टेलीकॉम सेक्टर अंडर ऑटोमेटिक रूट, दिस इज़ फर्स्ट रिफॉर्म. सेकेंड, इक्विटी ऑप्शन फॉर पेइंग ड्यूज. तो जो हमारे टेलीकॉम कंपनियां हैं जैसे वोडाफोन वगैरह, वो बहुत सारे लॉस में चल रहे हैं, बहुत सारा उनके ऊपर ड्यू है, उधार है. तो उसके लिए उनको इक्विटी ऑप्शन दिया गया है, मतलब अपने उस लोन को वो लोग शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं. मान लीजिए कि कोई कंपनी 1000 करोड़ की है और मैंने उस कंपनी को 100 करोड़ का लोन दिया है और वो कंपनी लोन नहीं चुका पा रही है, तो फिर वो कंपनी क्या कर सकती है, अगर उसको इक्विटी ऑप्शन यूज करना है तो वो कहेगी सर मेरी कंपनी 1000 करोड़ की है, आपने मुझे 100 करोड़ लोन दिया था, एक काम करो मेरी कंपनी में 10% के आप शेयर होल्डर बन जाओ. तो दैट इज़ मोर और लेस नोन एज इक्विटी ऑप्शन. तो अपने लोन को चुकाने के लिए सारे टेलीकॉम सेक्टर कंपनियों को ऑप्शन दिया है सरकार ने इक्विटी ऑप्शन का. उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज लाया है वो लाया है रिगार्डिंग एजीआर, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू. इसमें इसका डेफिनीशन बदल दिया है और 4 साल का मोरेटोरियम दिया है. तो ये क्या है इनको पहले समझते हैं. एजीआर को एक बार फिर से समझते हैं, पहले भी मैं बता चुका हूँ वैसे, बट फिर भी एक बार देखते हैं. एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू. तो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि हमारी जो टेलीकॉम सेक्टर हैं इसकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड करके देखा जा सकता है, कोर एक्टिविटीज़ या नॉन कोर एक्टिविटीज़. टेलीकॉम सेक्टर की कोर एक्टिविटी क्या होगी, मेन एक्टिविटी क्या होगी, डेटा सर्विस प्रोवाइड करना, कॉलिंग सर्विस प्रोवाइड करना. तो ये टेलीकॉम सेक्टर की कोर एक्टिविटी है. लेकिन टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियाँ बाकी सारे नॉन कोर एक्टिविटीज़ में भी इंगेज होती हैं. जैसे उनकी मान लो कोई प्रॉपर्टी है उसको रेंट पे दे दिया है, उनका कोई एसेट है उसको सेल किया तो उस पर उनको कैपिटल गेन हुआ, कहीं पे उन्होंने अपना पैसा, एक्स्ट्रा पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया था तो वहाँ से उनको डिविडेंड की कमाई हुई, इंटरेस्ट की कमाई हो सकती है, कोई और मिसलेनियस इनकम हो सकता है. तो जैसे कोई भी कंपनी होती है ना, जैसे मेरी कंपनी है तो मेरा कोर एक्टिविटी है टीचिंग, लेकिन वो कंपनी बाकी सारे कुछ एक्टिविटीज़ तो कर ही सकती है ना. कहीं पे मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा एसेट क्रिएट कर दिया. तो कोर और नॉन कोर एक्टिविटी इसी तरीके से टेलीकॉम कंपनियों की भी होती हैं. अब होता क्या ज़रा समझिए. जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है, इट इज़ द रेवेन्यू जनरेटेड अंडर बोथ कोर एंड नॉन कोर एक्टिविटी. टेलीकॉम कंपनियों के लिए एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का मतलब है कि वो तमाम रेवेन्यू, तमाम पैसा जो कोर एक्टिविटीज़ और नॉन कोर एक्टिविटीज़ दोनों से मिला करके टेलीकॉम कंपनियों ने जनरेट किया है. अब इसको लेकर के क्या इशूज़ हैं. देखिए जनवरी 2020 में यानी कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियों को अपने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू पे टैक्स देना होगा. पहले वो लोग क्या करते थे, सिर्फ कोर एक्टिविटीज़ पे टैक्स देते थे, इस पे टैक्स दे रहे थे, नॉन कोर एक्टिविटीज़ के अर्निंग पे टैक्स नहीं दे रहे थे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दे विल हैव टू पे टैक्स ऑन एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू एंड एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू इंक्लूड्स बोथ कोर एंड नॉन कोर एक्टिविटीज़. तो इस कारण से इनके ऊपर एकाएक से काफ़ी ज़्यादा टैक्स बर्डन बढ़ गया. जैसे ही उन्होंने कहा कि आपको एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू पे टैक्स देना है और एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू इंक्लूड्स बोथ कोर एंड नॉन कोर, इनके ऊपर टैक्स बर्डन बढ़ गया. वोडाफोन तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गया, इसके ऊपर एकाएक से 53,000 करोड़ का टैक्स लाइबिलिटी आ गया. आइडिया के ऊपर 21,000 का, एयरटेल के ऊपर 35,000 का, जियो फिर भी ठीक था, इसके ऊपर बस 60 करोड़ का टैक्स लाइबिलिटी बढ़ा. वोडाफोन की तो हालत ये हो गई कि उसने कहा कि सर अगर आप हमसे एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू पे टैक्स मांगोगे तो फिर तो हमें अपना बिजनेस बंद करना होगा. उसने साफ साफ कह दिया कि हम नहीं दे पाएंगे अभी.
तो अब उसी डायरेक्शन में रिफॉर्म्स लाए हैं भारत सरकार ने, यूनियन कैबिनेट ने। उन्होंने क्या कहा है कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू कैलकुलेशन वुड एक्सक्लूड नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू फ्रॉम नाउ। तो अब सरल शब्दों में एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का डेफिनीशन ही बदल दिया उन्होंने कहा एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू में ये नॉन टेलीकॉम एक्टिविटीज़ से जो अर्निंग आती है उसको काउंट नहीं किया जाएगा, बस कोर एक्टिविटीज से जो अर्निंग आती है वो काउंट किया जाएगा। तो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का डेफिनीशन ही बदल दिया। बट एक बात ध्यान देने वाली ये है कि इट हैज़ बीन डन फ्रॉम नाउ, यानी कि जो पुराना लोन है वो तो चुकाना ही पड़ेगा, बट आगे से सिर्फ कोर एक्टिविटीज़ के लिए टैक्स देना होगा, नॉन कोर एक्टिविटीज़ के लिए नहीं देना होगा, क्योंकि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का डेफिनेशन होगा कोर एक्टिविटी, नॉट नॉन कोर एक्टिविटी। सो इट हैज़ बीन डन प्रोस्पेक्टिवली, मतलब आने वाले टाइम के लिए, लेकिन नॉट रेट्रोस्पेक्टिवली। पुराने चीज़ों के लिए जो टैक्स है वो तो देना ही होगा। उसके अलावा 4 ईयर मोराटोरियम ऑन स्पेक्ट्रम एंड एजीआर ड्यूज। दूसरा फ़ायदा ये किया है कि भाई ठीक है, तुम्हारे ऊपर टैक्स लाइबिलिटी हो गई 53 करोड़ की वोडाफोन को, बोले 4 साल बाद चुकाना, कोई दिक्कत नहीं है, 4 ईयर मोराटोरियम, तो बोले 4 साल तक एजीआर ड्यूज रहेगा, 4 साल बाद चुकाना, लेकिन हाँ उस पर इंटरेस्ट जरूर पे करना होगा। तो 4 ईयर मोराटोरियम फॉर ड्यूज ऑफ टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, हाउएवर दे विल हैव टू पे इंटरेस्ट। तो ये सब कुछ रिफॉर्म्स लाए गए हैं टेलीकॉम सेक्टर में। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम कल्चर सेगमेंट। इट इज अबाउट संखलिपि स्क्रिप्ट एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर 2 इंडियन कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए, सबसे पहले करंट डेवलपमेंट देखते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लगभग एक 1500 साल पुराना टेम्पल मिला है एट बिलसार इन ईटा, उत्तर प्रदेश। और ये जो टेम्पल है इट बिलोंग्स टू गुप्ता पीरियड। तो ये जो टेम्पल है ये स्ट्रक्चरल टाइप का टेम्पल है। तो स्ट्रक्चरल और रॉक कट टाइप टेम्पल आपने ज़रूर पढ़ रखा होगा कल्चर में, इंडियन हिस्ट्री में, उनके बीच का अंतर मैं आगे फिर बताऊंगा। लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये जो टेम्पल मिला है ईटा में इन उत्तर प्रदेश, जो 1500 साल पुराना है और गुप्ता पीरियड को बिलोंग करता है, ये 3rd स्ट्रक्चरल टेम्पल है गुप्ता पीरियड का। इसके पहले 2 और स्ट्रक्चरल टेम्पल गुप्ता पीरियड के मिल चुके हैं, 10 अवतार टेम्पल एट देवगढ़ एंड भीतरगांव टेम्पल एट कानपुर देहात। ये जो नया टेम्पल मिला है इट बिलोंग्स टू बोथ ब्राह्मी जैन्स एंड बुद्धिस्ट। आपको पता है गुप्ता जो हैं वो काफ़ी लिबरल थे, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हिंदुज़म को मानते थे, वो जैन और बुद्धिस्ट लोगों को भी रिस्पेक्ट करते थे। तो इस कारण से द न्यू टेम्पल जो डिस्कवर हुआ है इट बिलोंग टू ऑल दीज 3 कम्युनिटी पीपल। ये जो नया टेम्पल मिला है ईटा उत्तर प्रदेश में, इसके स्टेयर केस पे एक इंस्क्रिप्शन मिला है। वो इंस्क्रिप्शन जो है वो संखलिपि स्क्रिप्ट में है एंड इट मेंशंस द टाइटल श्री महेंद्र आदित्य विच वाज नेम गिवन टू कुमार गुप्त वन हु वाज रूलर इन द नॉर्थ सेंट्रल इंडिया ऑफ गुप्ता पीरियड ड्यूरिंग 5th सेंचुरी। तो सरल शब्दों में कुमार गुप्त का नाम लिखा हुआ है, जो उनको सरनेम दिया गया था, टाइटल दिया गया था श्री महेंद्र आदित्य, वो लिखा हुआ इस टेम्पल के स्टेयर केस पे इन संखलिपि स्क्रिप्ट। अब जरा बात कर लेते हैं संखलिपि स्क्रिप्ट के बारे में, मैं आगे थोड़ा और बताऊंगा। अभी जरा बात कर लेते हैं स्ट्रक्चरल टेम्पल्स के बारे में, फिर यहाँ पे आएंगे। देखिए, पुराने ज़माने से जो टेम्पल्स बने आ रहे थे वो कैसे होते थे, रॉक कट टेम्पल। एक पूरा पहाड़ है, उस पहाड़ को ऐसे काट काट के टेम्पल बना दिए, तो वो होते थे रॉक कट टेम्पल, जो पुराने टाइम से चले आ रहे थे। फिर कैसा हुआ, एक बड़ा सा रॉक को काट करके अलग अलग टेम्पल बना दिया जाता था, जैसे महाबलीपुरम में बनाया गया, तो उसको कहा जाता था मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल। हैं दोनों एक ही टाइप, लेकिन कभी छोटे रॉक को काटो तो ये ऐसा है, अगर बड़े से रॉक को काट करके अलग अलग टेम्पल एक ही रॉक को काट करके बनाया जाए, जैसे पंचरथा टेम्पल एट महाबलीपुरम, तो ये मोनोलिथिक रॉक कट ट्रेडिशन हैं, दोनों एक ही टाइप रॉक कट टेम्पल का एग्जाम्पल है। फिर धीरे धीरे गुप्ता लोगों ने शुरू किया स्ट्रक्चरल ट्रेडिशन ऑफ टेम्पल। तो स्ट्रक्चरल टेम्पल्स में कैसा होता है कि जैसे आज हम कैसे ईंटों से घर बनाते हैं, ईंट जोड़ के घर बनाते हैं, वैसे ही ये लोग क्या करते थे, पहाड़ों रॉक को काट के ले आते थे कहीं दूसरे जगह पे। एक प्लेन एरिया बनाते, प्लेन एरिया डिसाइड किया जाता था, वहाँ पे फिर दूसरे जगह से रॉक को काट के, जैसे हम ईंट लाते हैं, ब्रिक्स लाते हैं, वैसे ही ये लोग रॉक को काट के यहाँ पे ला करके स्ट्रक्चर क्रिएट करना शुरू करते थे। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर। रॉक कट में कैसा है, जहाँ रॉक है वहीं पे टेम्पल बनेगा। स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर प्लेन एरिया में कहीं दूर से रॉक को, पत्थर को काट करके ला करके स्ट्रक्चरल टेम्पल बनाया जाता है। एंड इट वेर गुप्तास हु वर द फर्स्ट टू बिल्ड स्ट्रक्चरल टेम्पल्स, दैट वाज अ डिस्टिंक्ट चेंज फ्रॉम एंशिएंट रॉक कट टेम्पल्स।
अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो नया टेम्पल मिला है, इसके स्टेयर केस पे संख लिपि स्क्रिप्ट में कुमार गुप्त का नाम लिखा है। तो जरा संख लिपि स्क्रिप्ट के बारे में भी ज़रा समझ लेते हैं। संख लिपि स्क्रिप्ट इज ए डेरिवेटिव ऑफ ब्राह्मणी स्क्रिप्ट। तो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट से थोड़ा सा डेविएशन है संख लिपि स्क्रिप्ट में, और इसके जो इस लेटर्स हैं दे आर ऑफ कॉन्च सेल्स, यानी कि शंख शेप के दिखते हैं। देखिए इस तरह के शंख जैसे दिखते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया संख लिपि स्क्रिप्ट। दे मेनली बिलोंग टू नॉर्थ सेंट्रल इंडिया फ्रॉम 4th to 8th सेंचुरी। मतलब सरल शब्दों में कहा जाए तो इट बिलोंग टू गुप्ता पीरियड, क्योंकि नॉर्थ से सेंट्रल इंडिया में गुप्ता ही रूल कर रहे थे 4th सेंचुरी के आसपास। तो इट बिलोंग्ड मेनली टू गुप्ता पीरियड एंड both Sankhlipi and Brahmini scripts styled scripts are primarily used for names and signatures। तो नाम वगैरह लिखने के लिए, किसी का पर्टिकुलर सिग्नेचर के लिए ब्राह्मणी और संखलिपि स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन इस संखलिपि स्क्रिप्ट्स को स्कॉलर अभी तक पूरी तरह से डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। एक्सरसाइज पीसफुल मिशन इज रिलेटेड टू SCO, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन D। And logo of Sunset TV has a tagline, democracy matters, so the correct answer is again option D। That's all from our side for today. Thanks for watching.